प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारी मौजूदगी वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद पर है। मुर्शिदाबाद पर जो दंगे हुए, दंगों के बाद से जो लोग पीड़ित हैं और पीड़ितों के पक्ष पर हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। ख़ास बात ये रही है कि यहाँ पर इस बार जो है हमले सिर्फ ढूंढ के और चुन के किए गए कि कौन हिंदू है कौन नहीं। तो यहाँ पर देखिए बंगाली में लिखा है इन्होंने हिंदू बचाओ और सेव हिंदू, और हिंदू के बाद जो इन्होंने बैनर पोस्टर बनवाया है उसमें हिंदू में भी पूरा खून से स्पॉट दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो खून स्पॉट है। और जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से उसने अपना भरोसा यहाँ के बासिंदों से खो चुकी है। इसीलिए इन्होंने कहा हुआ है कि गिव अस परमानेंट बीएसएफ कैंप। इनका मांग है कि हमें परमानेंट यहाँ पर बीएसएफ कैंप दीजिए। इसके साथ साथ सेव आवर लाइफ प्लीज़ सर। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो सेव आवर लाइफ प्लीज़ सर, हमारी जो ज़िंदगियां हैं उनको आप लोग बचा लीजिए श्रीमान जी। पर श्रीमान जी के कानों तक जू रहेंगी पता नहीं, यहाँ बीएसएफ कैंप खुलेगा भी पता नहीं। ममता बनर्जी जो महिला हैं और यहाँ पर न जाने कितनी पीड़ित महिलाएं हैं, ममता बनर्जी के कानों तक आवाज़ जाएगी पता नहीं। फ़िलहाल हम आपको ये घर दिखा दें, इनका ये दुकान रहा होगा। जो भी चीज़ें थी हम इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर बची हुई तो कुछ दस्तावेज हैं, कुछ किताबें हैं और पूरी तरीके से जलाए गए। यहाँ पर एक किराने की दुकान होगी, चूँकि एक किलो बाट भी वगैरह ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा है यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं। आप अंदर आइए ना, ज़रा दिखाते हैं इनको सब पूरा दिखाइए। पहले देख लीजिए, मतलब इनका राशन से लगा के, राशन की दुकान थी, किराने की दुकान दी है। यहाँ पर जो सामान मिलता रहा है, जो सामान लूट सकते होंगे वो लूटा, और जो नहीं लूट सके उसे आग के हवाले कर दिया, ताकि बचा हुआ भी सामान जिनका ये मकान है उनके हिस्से ना आ सके। इसलिए जो ना लूट सके उसको आग के हवाले किया। इसके घर के जो मालिक हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या उस दिन हुआ था। आप ही का दुकान है ना ये? हाँ, मेरा ही दुकान। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम है प्रदीप पाल। प्रदीप पाल। अच्छा ठीक है। तो पाल साहब ये बताइए कि यहाँ की क्या स्थितियाँ रही उस दिन? आपके यहाँ भी शनिवार के दिन आगजनी घटना की गई? हाँ, ये ना 12 तारीख सुबह 9 बजे से तांडव चालू किया वो लोग। कम से कम 150 से 200 उपद्रवी आए थे इधर आए थे। तो वो लोग पहले तोड़ फोड़ किए, फिर भाग गए, फिर आए, फिर पूरा दरवाज़ा तोड़ा। उसके बाद उनको जो सामान उनके घर पे नहीं रहेगा शायद खाने पीने के लिए, बाल बच्चे के लिए, इसके लिए वो लोग सब लेके भाग गए। जो सामान हाथ में जिसको जो मिला वो लेके भाग गए। ऐसे 2 दफ़ा लूट के पहले लेके गए। तीसरी दफ़ा आए तो तीसरी दफ़ा आने के बाद ना वो लोग दुकान में पेट्रोल बम लाया और पूरा पेट्रोल लगा के दुकान को जला दिए। तो वो लोग उसमें भी खुश नहीं हुए। पेट्रोल लगा के जलाया ना, उसमें भी खुश नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ही वो लोग कम से कम 150 जो उपद्रवी थे वो सब बैठे थे कि ये लोग जब तक मर नहीं जाते, मतलब जल के इतना जलाया तो जल के मर नहीं जाते, अगर जिंदा निकला तो फिर उनको काट देंगे। इसके वजह से वो लोग ना इधर ही रुके हुए थे, आग लगाने के बाद भी भागे नहीं थे। और उसके ये घटना करने के पहले क्या किए थे कि जितने भी ट्यूबवेल थे, मतलब पानी का जो व्यवस्था रहता है, वो सब इन्होंने नष्ट कर दिए थे, ताकि आग लगाने के बाद हम वो बुझा ना पाए। इतना उन लोग तांडव किए। और यहाँ तक वो जो टैंकी है, जो सरकारी टैंक रहता है ना, उसके अंदर ना, जो हिंदू एरिया में जो टैंक है, वो टैंक के अंदर ना जहर डाल के रखे थे कि ताकि वो पानी भी, प्यास लगा तो अगर वो पानी पिया तो मर जाए। इस तरीके का घटना घटाए उन लोग। और एक चीज़ किए थे कि जब घटना हुआ था 9 बजे, तो 8:30 बजे वो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काट दिए थे, ताकि जो मोटर है, जो पंप है, वो हम ना चला पाए, या फिर सीसीटीवी है वो फुटेज ना आए। ऐसे पूरा वो लोग ना एक प्लान बना के, 1 महीना 2 महीने से प्लान बना के ना ये सब घटना घटाए हैं। ये सब आए थे 15 साल के बच्चे या 18 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे, लेकिन वो उनका काम
दहशत करना, लेकिन दहशत को कंट्रोल कोई और कर रहा था। तो हमें कहना है कि उनको निकालो, वो कौन था, ये जांच कराओ और हमें सुरक्षा के लिए बीएसएफ कैंप प्रोवाइड करो। क्यों, हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू को जिंदा रखो, नहीं तो फिर हिंदू, हम मुस्लिम नहीं होना चाहते हैं, हम हिंदू है के पैदा हुए हैं तो हम हिंदू हो के मरना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमें ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाए। और मेरा जो फैमिली है वो भी मतलब बहुत हैरेसमेंट हुए हैं, उनके ऊपर भी अटैक हुए थे, हमारा पूरा दरवाज़ा तोड़ दिए थे। तो हम लोग फैमिली को क्या किए थे कि बंगाल सेफ नहीं है, इसके लिए हमने ना उनको झारखंड में छोड़ के आए थे। जिस दिन घटना हुआ उसके दूसरे दिन फिर से अगर वो आए, फिर से अटैक किए तो फिर तो फैमिली नहीं रहेगा। तो इसके लिए झारखंड केंद्र शासित राज्य है, इसके लिए हम उनको झारखंड छोड़ के आए थे ताकि वो वहाँ पे रहेगा तो जिंदा तो रहेगा। अभी ना हम बहुत आतंक में है कि अगर बीएसएफ चला गया, अभी तो है बीएसएफ बोल के हम आपके सामने है खड़े, कुछ बोल पा रहे। अगर बीएसएफ चला गया अचानक कुछ XYZ मतलब वो दबाव की वजह से हाँ अगर गए तो फिर हम सेफ नहीं है। तो ये एक आतंक है हमारे अंदर, खौफ है, मतलब एक बहुत चिंता है कि बीएसएफ ना जाए यहाँ से। रहना एक परमानेंट बीएसएफ कैंप बनाने के लिए जो भी करना चाहिए सरकार को, वो हम हिंदू को बचाने के लिए करना चाहिए। ये मैं मोदी जी को भी बोलना चाहता हूँ और जो हमारे गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी, मैं उनको भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें बचाइए, आप हिंदू को बचाइए। ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है? नहीं, कैसे भरोसा रहेगा? हमारे घर पे 4 से 5 घंटा तांडव किया। ऐसे हमारे एरिया में कम से कम ना एक टाइम पे 10 से 15 जगह में अटैक किया है। तो मैं मान लेता कि मेरे घर पे पुलिस फोर्स नहीं आ पाए, किसी वजह से दूसरी जगह में गए, लेकिन जो 15 जगह में अटैक हुए ऐसे कोई जगह में पुलिस नहीं गया था। तो इसमें क्या समझे आप? ऐसा क्या मजबूरी था पुलिस का? यही तो मेरा एक प्रश्न है कि उस दिन ऐसा क्या मजबूरी था पुलिस का कि वो नहीं आए, हिले भी नहीं अपनी जगह से, किसी जगह पे पुलिस नहीं आए थे। ऐसा कोई आदमी व्यक्ति नहीं जो पुलिस को कांटेक्ट नहीं किए थे, सब ने कांटेक्ट किया था। सबको एक ही उत्तर 10 मिनट में आ रहे हैं, वो 10 मिनट नहीं हुआ, सब खत्म हो गया, फिर भी 10 मिनट नहीं हुआ। क्या बोलूँ, हम बहुत निराश हैं। आर्थिक रूप से तो हम बर्बाद हो ही गए हैं। मेरा जो दुकान था ना, वो किराना होलसेल दुकान था, जिसे शायद ग्रोसरी शॉप कुछ तो बोलते हैं। तो 12 से 15 लाख का था उसमें सामान। उसमें मेरा पूरा फैमिली, हम 3 भाई, माँ पापा और छोटे छोटे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, सब इस दुकान के ऊपर ही निर्भर था। अभी हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास 1 रुपये नहीं है, फैमिली को कैसे चलाएंगे ये भी सोच के हम पागल हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये खाली प्रदीप पाल की कहानी नहीं है, ये लगभग यहाँ के हर उस बासिंदे की कहानी है जिनके घर यहाँ आए हुए उपद्रवियों ने जला डाला, लूट लिया और उनकी इच्छा नहीं भरी तो उनके घरों को भी तहस नहस किया, तोड़ा। किसी भी तरीके से उनका एक मकसद था कि इनके घर पर कुछ बचे ना। अम्मा, क्या नाम है आपका? नाम रेबा पाल। आप भी थी घर में ही? আমরাও ঘরে ছিলাম। তো ঘরে ছিলাম তো আমরা এমনি হামলা হচ্ছে ওটার সময় ঘরেই ছিলাম। তারপরে দোতলায় উঠলাম,
আগুন যখন দিলে, আগুন দেওয়ার পর আর ঘরে ধোঁয়া দম বন্ধ হয়ে আটাক। अम्मा कह रही हैं कि जब हमला हुआ तब हम घर पर ही थे, 2 तल्ले तक इसका धुआं भर गया और धुआं भरने के साथ साथ हम लोगों को अंदर से दम घुटने लगा। 3 তলা ছাদে তো পাথর বৃষ্টি, তারপরে আমরা ওই টালি আছে ওখানে টালির উপরে ঝাঁপ দিয়ে সব নিজেরা যান বাঁচালাম। গ্রামের লোক পরে আসলো, এসে আমাদের उद्धार করলো। अम्मा कह रही हैं कि उस समय की स्थितियाँ इतनी भयानक थी कि सिर्फ हम लोगों की एक उम्मीद थी कि हम लोग ऊपर 2 तल्ले में चढ़ जाएं और किसी भी तरीके से अपनी जान बचा सके। ग्रामीणांचलों ने भी, गांव के जो लोग थे वो भी खास कुछ मदद कर नहीं सके, चूँकि उपद्रवियों की संख्या अधिक थी। তারপরে পড়শির বাড়ি যিনি গেলাম আমরা, পড়শিরা এসে আমাদের ঘর জল দিয়ে নিবালো। गांव के कुछ लोग अगर ना आ जाते तो शायद उस दिन जिस प्रकार से पूरा घर दुकान का सामान जल रहा था, बिल्डिंग पर आग लग रही थी, इन लोग भी उस आग की चपेट में आ सकती थी। और क्या था बताइए, हम अपने दर्शकों को हिंदी में बता देंगे, आप बंगाली में बोल दीजिए। তো খুবই ভিতর খুব আঘাত লেগেছে, আমরা কি করে এখানে থাকবো, বাঁচবো কি করে। अम्मा कह रहे हैं कि हमको अंदर से भी बहुत ज़्यादा आघात था, डर था कि अब हम करें तो क्या करें, मतलब उस समय सूझबूझ खत्म हो चुकी थी। अभी भी क्या करेगा, কি করব কিছু বুঝতে পারি না, কোথায় গেলে আমরা ভালো থাকবো, সেফ থাকবো। अम्मा कह रही हैं अभी भी हम क्या करें, अगर हम अभी बच भी गए हैं लेकिन घर में सब कुछ तो ख़त्म हो गया, अभी भी हमें वही चिंता है कि हम करें तो क्या करें। लेकिन ये छोटी बात नहीं है। ममता बनर्जी, जिनको बड़ा फायरब्रांड नेता माना जाता है, हिंदुस्तान में राजनीति पर चर्चा होती है ममता बनर्जी की, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी अपने ही लोगों को भरोसा और उनका भरोसा जीतने में जो हैं वो सक्षम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।